बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, एक्स रेज पढ़ना है। पहले ये सुन लें, उसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब ली है जैसे कैथोड रेज के लिए ली थी, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कैथोड रेज जो हैं वो जाकर एनोड से टकरा रही हैं, और आपने पढ़ा था कि जब कैथोड रेज एनोड से टकराती हैं तो वहाँ से एक्स रेज पैदा होती हैं। जब कैथोड रेज एनोड से टकराती हैं तो वहाँ से अब बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सा एनोड, क्या हर एनोड से एक्स रेज निकल सकेंगी? नहीं, वही एनोड जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उनसे एक्स रेज पैदा हो सकती हैं। कैसे? आप लोगों ने पढ़ लिया है कि अगर आप ये न्यूक्लियस समझें, ये शेल्स हैं। अब आपको ये बात क्लियर हो गई है कि हर शेल के दरमियान एनर्जी का गैप क्या है? डिफरेंट है। ऐसे ही है, जो अंदर वाले शेल्स हैं वहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा है, जो बाहर वाले शेल हैं वो कम एनर्जी गैप रखते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अगर तो स्लोली जाके इलेक्ट्रॉन टकराएगा, आहिस्ता आहिस्ता टकराएगा, तो चांस होगा यहाँ से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो। एक्साइटेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन का जंप करके बाहर आना, और डी एक्साइटेशन क्या? बाहर से जंप करके वापस चले जाना। अब ये जो फिनोमिना है, लाइट हमेशा एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के रिजल्ट के तौर पे एमिट होगी। जब भी एक्साइटेशन होगी फिर डी एक्साइटेशन होगी और फिर लाइट एमिट होगी। जब हम इस बात को डिस्कस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अगर ये चांस हो, मतलब ये चांस हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर वाले किसी ऑर्बिट से एक्साइट करवाए इलेक्ट्रॉन को, तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स रेज। मेरी बात समझ में आ गई? मसलन आपका इलेक्ट्रॉन इतना तेज़ था, इतना स्पीडी था, उसने यहाँ से जाके एक्साइटेशन करवाई, बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन से जाके एक्साइटेशन कराई। मेरी बात समझ में आ गई? अब जब ये जंप करके बाहर आएगा और वापस जाएगा तो यहाँ से जो लाइट एमिट होगी वो हाई एनर्जी की लाइट होगी। क्या होगी? ना तो वो विजिबल पोर्शन में लाई करेगी, ना वो IR के पोर्शन में लाई करेगी, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और उन रेडिएशंस को फिर हम एक्स रेज कहेंगे। और ये उस वक़्त होगा जब आपका मेटल एनोड हाई एटॉमिक नंबर का होगा। मसलन हाइड्रोजन लाइक नहीं होगा, लिथियम लाइक नहीं होगा, इसका 3-4 एटॉमिक नंबर है, नहीं 32, 25, इनसे ज़्यादा होगा, मतलब अच्छा खासा एटॉमिक नंबर होगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, जिनको आप कैथोड रेज पहले कह रहे थे, अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन हैं और ये इलेक्ट्रॉन की भी स्पीड खासी ज़्यादा होनी चाहिए, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हाई स्पीड से जाके टकराएंगे तो फिर पॉसिबिलिटी होगी कि वो इनसाइड वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएं। मेरी बात समझ में आ गई? फिर वहाँ से जाके एक्स रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी। अब इसका बड़ा सिंपल वे है, डेफिनेशन में तो उसने लिखा है कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड या स्ट्राइक एट द मेटल एनोड, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से निकल रहे हैं, अगर ये फास्ट मूविंग होंगे और जाके एनोड पर टकराएंगे, देन हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस, एनर्जेटिक रेडिएशंस का मतलब है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड, दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड एक्स रेज। आगे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे कि ये पैदा कैसे हुई हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे कि ये पैदा कैसे हुई हैं। आपने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनको हमने हाई वोल्टेज देके एक्सेलरेट करवाया। एक्सेलरेट क्या होता है? स्पीड को तेज करना, एक्सेलरेट, वेलोसिटी चेंज करना, उनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, दे आर एक्सेलरेटेड, एंड फाइनली विद हाई स्पीड के साथ जाकर वो एनोड पर टकराई, तो वहाँ से फिर एक्स रेज पैदा हुई। अब आपको मैं ये ऑलरेडी बात बता चुका हूँ कि वो
अंदर वाले ऑर्बिट से चांस होगा। अगर एक एलिमेंट के 7 या 8 शेल्स हैं तो आखिरी शेल से एक्स रेज नहीं निकल सकती, बेशक उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा ही क्यों ना हो। क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? एनर्जी गैप कम है, बाहर एनर्जी गैप कम है। वहां से जो रेडिएशंस निकलेंगी एनर्जी गैप के बराबर की रेडिएशन निकलनी है। दो शेल के दरमियान जितना एनर्जी डिफरेंस है उसी के बराबर की रेडिएशन निकलनी है। बाहर एनर्जी गैप कम है, इसलिए फिर वहाँ से एक्स रेज नहीं निकल सकती। वहाँ से कोई आम विजिबल लाइट या फिर इससे भी कोई कम एनर्जेटिक लाइट जो है मिट हो सकती है। अमूमन विजिबल होती है, पत्थर के ऊपर जब पत्थर मारते हैं बच्चे तो वहाँ से विजिबल लाइट, क्योंकि वो इतनी एनर्जी दे रहा है कि वो जस्ट बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट हो रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर हम हाई एनर्जी देंगे तो वहाँ इन साइड एटम से जो एनर्जी निकलेगी उनको हम एक्स रेज कह सकते हैं। क्लियर? अब आगे पढ़ना है एक्स रेज स्पेक्ट्रम। अब एक्स रे स्पेक्ट्रम क्या है जनाब? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्लाटीनियम स्लिट ली, प्लाटीनियम स्लिट, और आगे एल्यूमिनियम विंडो लगाई। उसने कहा कि एक्स रेस आर पास्ड थ्रू द प्लाटीनियम स्लिट एंड इमर्ज्ड थ्रू, बाहर निकाला, थ्रू एल्यूमिनियम विंडो। एंड आगे जो इनको फॉल करवाया, जो आगे इसको फॉल करवाया उसका नाम है, उस क्रिस्टल का नाम है जहाँ पे इसको फॉल करवाया, इस क्रिस्टल का नाम है K4FeCN6। इसका नाम होगा पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट। क्या नाम होगा? पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट, इसका नाम है। उसने कहा जनाब यहाँ से हमें एक्सरे स्पेक्ट्रम मिला। क्या मिला? एक्सरे स्पेक्ट्रम मिला, और उसको हमने देखा कि उसके अंदर भी फर्दर कई फाइन लाइंस हैं। क्या है? कई फाइन लाइंस हैं। मसलन अगर आप के से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा रहे हैं, के से, क्या के से एक्साइट करा रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन भी वापस के में आएगा। के कौन सा शेल है? पहला। अगर आप इलेक्ट्रॉन पहले शेल के से एक्साइट करा रहे हैं तो उसमें से वापस भी के में आएगा। तो चांसेस डिफरेंट हैं। वो 2 से के में आ सकता है, यानी एल से के में आ सकता है, एम से आ सकता है, एन से आ सकता है, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मुख्तलिफ लाइंस बनेगी जिनको हम के सीरीज़ का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे? ये पॉइंट क्लियर हो गया? के सीरीज़ का कब नाम देंगे? जब आप इलेक्ट्रॉन पहले शेल से एक्साइट कराएंगे और वापस भी पहले शेल में आएगा, तो फिर उसका नाम, उस वक़्त जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम के सीरीज़ का नाम देंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल, जिसको आप एल शेल कह रहे हैं, उससे एक्साइट कराएंगे तो उसका नाम एल सीरीज़ होगा। अगर तीसरे से एक्साइट कराएंगे एम सीरीज़ होगा। पल्ले पड़ी बात? समझ आ गई? अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर जो के सीरीज़ हैं उनमें मुख्तलिफ लाइन्स होगी। पहली लाइन, एक लाइन को आप के अल्फ़ा कहेंगे, के बीटा, के गैमा, एंड सो ऑन। एल सीरीज़, एल अल्फ़ा, एल बीटा, सो ऑन। आगे एम सीरीज़, एम सीरीज़ में भी इसी तरह होगा। ये पॉइंट समझ आया? के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा। जाहिरी बात है, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन दूसरे से जंप करके पहले में आ सकता है, तीसरे से भी जंप करके आ। आपको पता है तीसरे और पहले में एनर्जी गैप डिफरेंट है।
उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा उसका। आप सोचें। यस, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। मतलब जितना देखें ना, मसलन फर्ज करें अंदर वाले दो शेल हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अंदर वाले दो शेल में एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप पहले इलेक्ट्रॉन से जंप करके बाहर भेजें तो उसमें एनर्जी क्या है, बोलो, ज़्यादा है। मसलन देखें, आप खुद सोच सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से जंप करके यहाँ आए तो इसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है। मेरी बात समझ में आ गई? अब जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा उतनी, बोलो, एक्स रेज की एनर्जी ज़्यादा होगी। हाँ जी, क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी, क्लियर के सीरीज़, एल सीरीज़, एम सीरीज़ जो हैं ये क्या हैं? के सीरीज़ जो है वो कौन सी है कि अगर मतलब पहले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आए, दूसरे से आए, तीसरे से आए, एंड सो ऑन, इसी तरह ये सारी सीरीज़ बन जाएंगी। अगर मूजले ने इसको स्टडी किया, मूजले एक साइंटिस्ट का नाम है, 1913 से 1914 के दौरान उसने 38 एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट लिए जिनको एनोड के तौर पे यूज़ किया। ठीक होगी बात? कितने एलिमेंट लिए? 38 एलिमेंट्स लिए और उनको वन बाय वन एनोड के तौर पे यूज़ किया। और उसने देखा कि हर बार निकलने वाली एक्स रेज जो हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। वेवलेंथ डिफरेंट होने का मतलब एनर्जी डिफरेंट है। इसका मतलब मैंने भी यही बात कही है कि किसी ऑर्बिट में एनर्जी गैप ज़्यादा है और किसी में, तो जिस एनर्जी गैप के हिसाब से एक्साइटेशन होगी उस हिसाब से एक्स रेज निकलेंगी। जो हाई एनर्जी की रेज हैं, जो जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वहाँ से हाई एनर्जी की रेडिएशंस निकलेंगी। जिनका एटॉमिक नंबर कम है उनसे लो एनर्जी की निकलेंगी। लेकिन हम अमूमन कहेंगे उनको एक्स रेज ही। यूँ समझ लें कि एक्स रेज की मुतअद्दिद टाइप्स हैं। एक्स रेज की कुछ कम एनर्जी वाली एक्स रेज हैं और कुछ जो आम जिससे बॉडी से आप एक्सरे लेते हैं वो कम एनर्जी वाली एक्स रेज हैं, वो ज़्यादा वाली नहीं हैं। अगर ज़्यादा वाली हैं तो उनसे हम बॉन्ड लेंथ मालूम करते हैं और बॉन्ड एंगल और ये चीज़ें मालूम करते हैं, और उनकी तो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अगर वो बॉडी पर पड़ जाएं तो वहाँ पर कैंसर कॉज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि हर एलिमेंट से निकलने वाली एक्स रेज क्या थी? डिफरेंट थी। उसने जनाब कहा कि मैंने एक रेंज बनाई 0.04 ऑंगस्ट्रॉम से लेकर 8 ऑंगस्ट्रॉम तक, यानी इसके दौरान 38 एलिमेंट्स की जो वेवलेंथ है वो आई। किसी की 0.04 होगी, किसी की 0.05, किसी की 0.07, किसी की 1, किसी की 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर? समझ आ गया पॉइंट? इसके बाद उसने फाइनली मूजले ने ये कहा कि एक्स रेज जो हैं उनकी जो वेवलेंथ है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम एक्स रेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किसने में? एक को हम कह देते हैं के सीरीज और एक को हम कह देते हैं एल सीरीज। वहाँ पर तो मुतअद्दिद थी, के, एल, एम, एन। इसने कहा कि हम एक्स रेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कह देते हैं के सीरीज और एक को हम कह देते हैं एल सीरीज। जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है उनको उसने के सीरीज का नाम दे दिया, और जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर है उसको उसने एल सीरीज का नाम दे दिया। ये बात क्लियर हो गई? जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है उसको के सीरीज का नाम दे दिया, और जिनकी वेवलेंथ लॉन्गर है उनको एल सीरीज का नाम दे दिया। क्लियर? और उसने ये पहला पॉइंट उसने ये दिया कि दे आर ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स, के सीरीज, एल सीरीज। एक्स रेज ऑफ शॉर्टर आर कॉल्ड के सीरीज, शॉर्टर वेवलेंथ, एंड लॉन्गर वेवलेंथ आर कॉल्ड एल सीरीज। और उसके बाद दूसरा जो पॉइंट उसने दिया, उसने कहा कि इसमें से जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है, जो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है
is directly proportional to z माइनस बी इसका स्क्वायर। z क्या है? एटॉमिक नंबर। क्या है? b क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मैं इसके बारे में बताता हूँ। b जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। आपको ये तो मैं बात पहले ही बता चुका हूँ कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसमें से ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस निकलेंगी। ये बात तो क्लियर हो गई ना? जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, हाई एटॉमिक नंबर से हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस निकलेंगी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। फ्रीक्वेंसी इज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के स्क्वायर, इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतनी फ्रीक्वेंसी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी भी। अब हम बी की बात कर लेते हैं कि बी क्या है। देखें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा है, शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट होता है, सिंपल मैं आपको बता दूं, फर्ज करें यहाँ पर मैं न्यूक्लियस हूँ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा हूँ, सही है। दरमियान में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं जो उन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं और इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन है उसको कम कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? सिंपल इज दैट, न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान में कुछ इलेक्ट्रॉन हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो हैं आखिरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन को कम करते हैं। क्या करते हैं? ड्यू टू रिपल्शन। ड्यू टू किस रिपल्शन? यानी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। मेरी बात समझ में आ गई? उस स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम बी कहते हैं। बेसिकली बी क्या है? बी की मैग्नीट्यूड ये बता रही है कि वहां पर शील्डिंग कितनी ज्यादा है। वहां पर वो शील्डिंग माइनस करेंगे तो फिर एक्चुअल अट्रैक्शन का पता चलेगा, वो और फिर एक्चुअल अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी एनर्जी जो वहां से एक्स रेज निकल रही है। इसका मतलब ये है कि किसी एलिमेंट से जो निकलने वाली एक्स रेज हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। दिस इज कॉल्ड मूजले लॉ। दिस इज कॉल्ड मूजले लॉ। क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल बयान करेंगे इसको। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज दैट आर emitted from element is directly proportional to the square of the atomic number of that element। जिस एलिमेंट से एक्स रेज निकल रही हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। और बी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। बी इज, और जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखें, प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आप खत्म करें z माइनस, क्लियर, ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्या है? और स्क्वायर को खत्म करेंगे तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा ए जेड माइनस बी। चूंकि ए कांस्टेंट है और कांस्टेंट का स्क्वायर रूट भी कांस्टेंट होगा। क्लियर होगी बात? तो दोनों का स्क्वायर रूट, ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट आ गया और ये वो फाइनल इक्वेशन है जो आपकी बुक में लिखी हुई है। क्लियर होगी बात? तो ये था मूजले लॉ। मूजले लॉ के दो अहम पॉइंट्स हैं, एक तो उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया, और दो उसके पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। फाइनली इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस में कुछ भी नहीं है। उसने कुछ एलिमेंट को अरेंज कर दिया, यानी इस लॉ की मदद से उसने कुछ एलिमेंट को, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें उसने कुछ एलिमेंट को अरेंज किया, लाइक पोटाशियम, आर्गॉन, निकल। क्लियर? इसने कुछ नए एलिमेंट भी डिस्कवर किए, कुछ मिसाल के तौर पर टीसी, टेक्नीटियम,
आगे है PR, प्रेज ओडिमियम। क्लियर? पीरियोडिक टेबल से मजीद इसका देख लीजिएगा। RH, रोडियम। ये इन एलिमेंट्स को उसने डिस्कवर किया। क्लियर? पहले उसने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, फिर उसने कुछ नए एलिमेंट को डिस्कवर किया। और रेयर अर्थ वो एलिमेंट हैं जिनको आप लेंथेनाइड कहते हैं। नीचे 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज बड़ी हुई हैं, उनको रेयर अर्थ्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो कम पाए जाते हैं, उनको उनके एटॉमिक नंबर इसने डिस्कवर किए, उनके। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंस है मूज़ले लॉ की, ये शॉर्ट में आ जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मूज़ले लॉ, व्हाट इज़ मूज़ले लॉ, उसकी डेफिनेशन, उसके पॉइंट्स, ये भी शॉर्ट में आ जाता है। और अगर पूरा सवाल आएगा लॉन्ग में तो फिर वो पूरा एक्स-रेज़ के बारे में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।